Hi guys, this is 14th video of this course and I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में अपने डेरिवेटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, एक नई टर्म को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एंड समझाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश नहीं पूरा प्रयास करूंगा, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना ही कोई देरी करते हुए एक नई फ्रेशनेस के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेरिवेटिव्स एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सेलर एंड बायर के बीच में किया जाता है। एसेट कोई भी हो सकता है, कोई भी एसेट क्लास हो सकती है। एसेट इन द सेंस किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो सकती है। बस सेलर एंड बायर जहाँ पे होंगे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन सारा स्टोरी में बताऊंगा, बट मैंने एक बार मोटा मोटी में आपको बता दिया, राइट। डेरिवेटिव्स को ऐसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में बहुत तरह के डेरिवेटिव्स हैं, और अपने उनके बारे में बात नहीं करेंगे, सब के बारे में बात नहीं करेंगे, बट अपने जो यूज़ आने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, अपने जो इस्तेमाल आने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में कौन से डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं? देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स विच आर ट्रेडेड इन दिस स्टॉक मार्केट। वो कौन कौन से हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स किसे कहते हैं, ऑप्शंस किसे कहते हैं, राइट। इनके क्या प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, क्या इनके हानि लाभ होते हैं, क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, राइट। क्या इनके फ़ायदे नुकसान होते हैं? ये सब जानने से पहले अपने को इनका मीनिंग जानना पड़ेगा, इनकी स्टोरी जाननी पड़ेगी, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, क्या होता है, राइट। तब आपका इनका मीनिंग जान पाओगे। लोग क्यों ट्रेड करते हैं, क्या आपको भी करना चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, क्या। सो पहले आपको इसका मीनिंग जानना पड़ेगा, फिर इसके फ़ायदे नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे अपने, राइट। सो मीनिंग जानने से पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स which are or which can be traded in stock market, futures and options हैं। यही 2 डेरिवेटिव्स हैं, राइट। सो ओनली 2 तरह के डेरिवेटिव्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस जो है अपने बाद में समझेंगे। ऑप्शंस अगर बहुत सारे लोग जो हैं स्टॉक मार्केट में उन्होंने अगर रिसर्च की होगी या फिर थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो उन्होंने ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स के बारे में नाम सुना होगा, आई होप, एंड 99% लोगों ने सुना होगा। तो अगर उनको पता है क्या है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर जो लोग डरते हैं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो इट्स माय ड्यूटी टू गाइड यू गाइज, टू एक्सप्लेन यू इन द सिंपलेस्ट वे, राइट। एक सिंपलेस्ट वे में, जिस वे में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और आई होप आपको अभी तक की सारी वीडियोस जो है समझ आ रही है। एक्सप्लेनेशन में मेरे साइड से कोई मतलब वो मिस्टेक या फिर कोई कमी नहीं रह रही है, आई होप, राइट। सो ऑप्शंस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट अपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनने देंगे उसको, बिल्कुल भी सर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट जब सही टाइम आएगा तब मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगा आपसे। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को दोनों को एक वीडियो में मिक्स कर दूं एंड फिर आप लोगों के मनों में, आप लोगों के दिमाग में, माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लग जाए, राइट। सो इस वीडियो में ओनली फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है अगली वीडियो में भी फ्यूचर्स के बारे में बात हो, क्योंकि इट्स थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। और ऑप्शंस जो है आने वाली वीडियोस में बात करेंगे जब सही टाइम आएगा, राइट। सो एक बार के लिए डेरिवेटिव्स में कौन कौन से डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में? देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। कौन कौन से? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मैं एक बात को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं। अगर कोई बोलता है मैं F&O में ट्रेड करता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो उसका कहने का मतलब है वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता है, राइट। वो F&O में ट्रेड करता है। F&O में मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता है। F&O की फुल फॉर्म फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की शॉर्ट फॉर्म F&O, राइट। तो O को एक बार भूल जाइए, ऑप्शंस को एक बार भूल जाइए। जब सही टाइम आएगा कुछ वीडियोस के बाद मैं ऑप्शंस की भी इंट्रोडक्शन दूंगा, बट इस टाइम के लिए, अभी के लिए फ्यूचर्स पे ध्यान जो है देते हैं अपने, राइट। फ्यूचर्स किसे कहते हैं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना ही कोई देरी करते हुए इस पॉइंट को, इस टर्म को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या यूजेस होते हैं, क्या नहीं होते, इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी से, एक एग्जांपल से इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा। फिर वही एग्जांपल जो है अपने अप्लाई कर देंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ फार्मिंग।
हम खेती का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर वो जो खेती का एग्जाम्पल है रियल लाइफ एग्जाम्पल है, अपने जीवन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है उसी को अपने स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई कर देंगे। सो समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, ईजी रहेगा वो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए आप फार्मर हो, आप अपने फार्म में फार्मिंग करते हो और बहुत सारी क्रॉप्स जो है या फिर कोई क्रॉप्स जो है आप लगाते हो, आपने लगा दी। अब क्रॉप्स को बनने में या फिर मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। आई एम नॉट अ फार्मर, पर मुझे नहीं पता है, बट लगता होगा लाइक 4 से 5 महीने लगते होंगे, चाहे वो राइस हो चाहे व्हीट हो, राइट। सो टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, राइट। सो वो कुछ भी क्रॉप हो सकती है, लाइक वेजिटेबल्स हो सकती है, राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है, बट फॉर दिस एग्जाम्पल आप राइस ले सकते हैं, राइट। अपने राइस लेते हैं ताकि सबको सही से समझ आ जाए, फिर अपने जो है इस एग्जाम्पल को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर दिस एग्जाम्पल आप फार्मर हो, आपका फार्म है और आप जो है राइस की फार्मिंग करते हो, राइट। राइस की जो है फार्मिंग करते हो, आपने अभी जो है राइस जो है अपने फार्म में लगा दिए। अब राइस तो ऐसे तो नहीं है आपने आज लगाए और कल तैयार हो जाएंगे, कल रेडी हो जाएंगे, जो क्रॉप है एकदम मैच्योर हो जाएगी, कल आप उसको कट डाउन कर सकते हो, नहीं होगा। वो टाइम लेगा, क्रॉप टाइम लेगी मैच्योर होने में, वो बढ़ने में, या फिर वो कहते हैं ना कि जो अपन ने उसको लगाया है क्रॉप को रेडी होने में टाइम लगेगा, राइट। सो टाइम कितना भी लग सकता है, लेट्स टेक 4 मंथ्स। आपने आज लगाया है, 4 महीने लगेंगे आपके राइस की, चावल की जो क्रॉप है उसको मैच्योर होने में, 4 महीने। 4 महीने बाद आपको क्या लगता है कि जो अभी का प्राइस चल रहा है वो उस प्राइस से कम हो जाएगा राइस का। आपने क्या किया, अपने फार्म में राइस की जो क्रॉप है वो लगा दी, और अभी जो रेट चल रही है मार्केट में 100 रुपीज़ पर केजी चल रही है राइस की। एग्जाम्पल ले रहे हैं, सारा सब चीज़ें जो चल रही है एग्जाम्पल के बेस पे चल रही है, बट ऐसा नहीं है कि आप स्टोरी की तरह सुन लीजिए इसको, एक कान से सुन लिया दूसरे कान से निकाल दिया। अपने हिंदी में बोलें तो आप अपने आप को उस एग्जाम्पल में रख के देखिए, मतलब थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, तब आपको एग्जाम्पल जो है सही से समझ आएगा। मान लीजिए आप फार्मिंग करते हैं और आपने क्रॉप जो है लगाई अपने फार्म पे, राइस की जो क्रॉप है वो आपने लगाई, राइट। राइस की क्रॉप लगा दी अपने फार्म पे। अब आपको क्या लग रहा है कि जो अभी जो प्राइस चल रही है राइस की इन द मार्केट वो है 100 रुपीज़ पर केजी। 4 महीने बाद जब मेरी क्रॉप रेडी होगी तब जो है राइस की जो प्राइस है वो गिर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि कोई ऐसा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि 4 महीने बाद, आफ्टर 4 मंथ्स, जब भी मेरी क्रॉप जो है रेडी होगी तब मुझे उस टाइम 4 महीने बाद अभी के प्राइस पे कोई मुझसे खरीद ले, अभी के प्राइस पे कोई आपसे खरीद ले। अब इसमें आपका क्या फ़ायदा है, मान लीजिए आपने राइस लगाया, राइस अपने फार्म पे लगा दिया, ठीक है। 4 महीने तक का आपने वेट किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी मुझे कोई 4 महीने बाद जो है राइस की जो क्रॉप है वो कोई मेरे से खरीद ले। किस रेट पे, अभी की रेट पे। अब 4 महीने बीत चुके हैं, 4 मंथ्स निकल चुके हैं और आपके पास जो है क्रॉप रेडी है। मान लीजिए उस जो क्रॉप का प्राइस है, राइस का प्राइस है, वो घट के हो जाता है, कम होके डिक्रीज होके हो जाता है कि 80 रुपीज़ हो जाता है या 70 रुपीज़ हो जाता है, राइट। पर आपको कितने रुपए मिलेंगे, आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लीजिए मैं हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, तो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, मार्केट में जिसकी प्राइस है वो रुपए देने पड़ेंगे या फिर जितना में अपने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जितने में अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही देना पड़ेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, कि जितने में अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही देना पड़ेगा। आपका क्या हो गया, आपका इसमें फ़ायदा हो गया, आपको एक सिक्योरिटी मिल गई, आपको एक हेज मिल गया, आपको एक प्रोटेक्शन मिल गई कि क्या मिनिमम जो वैल्यू है अभी की प्राइस वाली वो आपको 4 महीने बाद मिलेगी, चाहे घट के कितनी भी हो जाए, चाहे उसका रुपए की जो राइस की वैल्यू है वो 10 रुपये ही क्यों ना हो जाए, 10 रुपये पर केजी, 10 रुपीज़ पर केजी क्यों ना हो जाए। बट आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैंने बोला है कि 4 महीने बाद जो है राइस की मैं पे करूँगा वो 100 रुपीज़ पर केजी करूँगा, तो अब वो 4 महीने बाद कितना भी घट के कम हो जाए, बट मुझे जो है आपसे वो राइस जो है परचेज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये अपने दोनों का बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 100 रुपीज़ पर केजी में परचेज करने ही पड़ेंगे। इससे आपका क्या फ़ायदा हुआ, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है, आपको एक सिक्योरिटी मिल गई कि हाँ जी
बाजार में 4 महीने बाद घट के राइस कितनी भी जाए, बट मुझे जो है अभी के प्राइस में मेरे से कोई 4 महीने बाद जो है ये राइस खरीद लेगा। अब कोई मान लीजिए मैं आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूँगा, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? मुझे ये लग रहा है कि 4 महीने बाद जो है उस राइस की जो क्रॉप है, जो राइस की जो प्राइस है, उसकी रेट बढ़ जाएगी। यही तो होता है स्टॉक मार्केट में। अगर कोई मान लीजिए कोई रिलायंस का स्टॉक है, कोई उसको बेच रहा है, तो कोई सोच रहा है कि वो नीचे जाएगा, और कोई बेच रहा है तो उसको कोई खरीद भी तो रहा होगा, तो वो सोच रहा है ऊपर जाएगा। बट जीतेगा तो एक ही ना, या तो बायर जीतेगा या फिर सेलर जीतेगा। जो भी जीतेगा वो एक ही जीत सकता है, दोनों तो जीत नहीं सकते, राइट। सो इसमें क्या है, अब इसमें ये नहीं लगा सकते कि आपका क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा, बट मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो मत है, वो आपसे अगेंस्ट में है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपने अभी अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि 100 रुपीज़ पर केजी आफ्टर 4 मंथ्स आपसे मैं जो राइस की क्रॉप है, आपने जितनी भी लगाई है अपने फार्म में, वो मैं परचेज कर लूँगा। अब मान लीजिए 4 महीने बाद जो है राइस की जो क्रॉप है बढ़ के हो जाती है 120, 150 हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या मुझे 120 में सेल करेंगे, 150 में सेल करेंगे? नहीं, मुझे वो क्रॉप है वो 100 में ही मिलेगी, वो मुझे देनी पड़ेगी आपको। क्यों? अपने दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। अपने दोनों के बीच में आप स्टोरी समझने की कोशिश करना। मैं सोच रहा हूँ कि राइस की क्रॉप जो है 4 महीने बाद बढ़ जाएगी, मैं इसलिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि 4 महीने बाद इसी रेट में मुझे कोई दे दे, क्योंकि 4 महीने बाद तो इसकी रेट बढ़ जाएगी। और आप ये सोच रहे हैं कि इसकी रेट गिर जाएगी, तो 4 महीने बाद इसकी अगर रेट गिर जाएगी तो मेरे से इसी रेट में कोई खरीद ले, राइट। अपना जो ओपिनियन है अपोजिट है, अपना जो मत है वो अपोजिट है, राइट। सो ऐसा ही अपोजिट मत होता है तभी वो ट्रेड होता है, ऐसा ही अपोजिट ओपिनियन होता है तभी स्टॉक्स का लेन देन होता है, ट्रेड होता है, सौदा होता है। तो अपने बीच में एक सौदा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 4 महीने बाद जो है राइस की रेट कुछ भी रहे, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, अभी की प्राइस में आपको मुझे राइस देना पड़ेगा 4 महीने बाद। अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब अगर राइस की रेट जो है गिर जाती है 4 महीने बाद, तो आपका फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो गिर जाती है 70 रुपीज़ पहुँच जाती है, 80 रुपीज़ पहुँच जाती है, तो आपको तो 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अभी की प्राइस में मुझे खरीदना पड़ेगा 4 महीने बाद। और अगर बढ़ जाती है, मान लीजिए 120 चले जाती है, 140 चले जाती है, 150 चले जाती है, तो आपको मुझे 100 रुपीज़ में ही देना पड़ेगा। आप उसको मार्केट में नहीं बेच सकते, आपका वहाँ पे 20 रुपीज़ का 40 रुपीज़ पर केजी का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अपना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब जीतेगा कोई एक ही, वो एक अलग बात है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको स्टोरी समझा दी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बस यही इतना सही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ भी नहीं है, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें एक जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था तब इसमें एक लूप होल था। लूप होल क्या था? मान लीजिए अपने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 4 महीने बाद जो है रेट गिर जाती है, उस राइस की जो है 100 रुपीज़ लेके 70 रुपीज़ गिर जाती है, तो आप तो बड़े खुश होगे कि जी रेट गिर गई, बट अपने को 100 रुपीज़ में ही मिलेगा। अपने पास एक बायर है जिससे अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उसको मेरे से राइस जो है 100 रुपीज़ पर केजी खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, राइट। सो आपके पास एक वो श्योरिटी मिलेगी, राइट। पर मैं आपसे 4 महीने बाद लेने से मना कर दूं, तो मैं थोड़ा सा चालाक बन जाऊं तो कि क्यों ना मैं मार्केट से ले लेता हूं, मुझे तो राइस की प्राइस जो है गिर चुकी है, कम हो चुकी है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों मानूं? हाँ, आप लीगल हेल्प ले सकते हैं, आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, बट इसमें आपका मनी भी जाएगा, इसमें आपका टाइम भी जाएगा। आपको जस्टिस मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, उसमें आपको जस्टिस मिल जाएगी, मुझे भी लॉस होगा और आपका जो होगा टाइम का लॉस होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मान लीजिए मैंने मना कर दिया, तो क्योंकि मार्केट में जो राइस का प्राइस गिर चुका है, आपको श्योरिटी मिल चुकी है कॉन्ट्रैक्ट में कि अभी के वाले प्राइस में मैं परचेज कर लूँगा, बट मैं नहीं करूँगा ना, मैं धोखा भी तो दे सकता हूँ आपको। मैं क्यों परचेज करूँगा जबकि मार्केट में प्राइस गिर चुकी है? हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक बात है, बट यू नो कि मतलब कोर्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं तो उनका फैसला वगैरह मतलब अपने को वहाँ पे
अटेंडेंस देनी पड़ती है, मुझे नहीं पता सारा प्रोसेस, बट टाइम लगता है कुल मिला के। इसमें आपका किसका लॉस हुआ? आपका लॉस हुआ, मेरा क्या लॉस है? मेरा लॉस नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एक ये कॉन्ट्रैक्ट में ये दिया जाएगा कि जितनी भी आपको प्राइस पे करनी है 4 महीने बाद, उसकी 25% आप एडवांस में पे कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं बाइंड हो जाऊंगा, मैं बंधित हो जाऊंगा, मैं एक बंधन में बंध जाऊंगा। क्या कि मुझे 4 महीने बाद जो है आपसे परचेज करना ही पड़ेगा वो राइस, नहीं तो मेरे जो एडवांस दिया हुआ है वो पेमेंट जो है वो वैनिश हो जाएगी, वो घाटे में चले जाएगी। ये घाटे का सौदा हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, ये एक घाटे का सौदा हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सो मैं ये क्या करूँगा कि मैंने तो एडवांस दे रखा है यार, उसको आपको एडवांस दे रखा है, अब मुझे तो परचेज करनी पड़ेगी, चाहे वो 10 रुपये कम हो चाहे 20 रुपये कम हो। मैंने तो 25 रुपये आपको एडवांस दे रखा है, 25% आपको एडवांस दे रखा है, राइट। और मान लीजिए 50% कम हो गई तो वो 25% एडवांस दे रखा है, बट प्राइस की जो रेट है वो 50%। ऐसा अमूमन होता नहीं है। देखिए रही, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो एडवांस प्राइस होती है वो थोड़ा सा आइडिया लेके ही की जाती है एनालिटिक्स के द्वारा। तो ऐसा 99.99% केसेस में होता नहीं है, बट हो जाए तो फिर आप लीगल अथॉरिटी से लेके आप कोर्ट से जाके आप मेरे पे केस फाइल कर सकते हैं कि हमारे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। पर फिर भी आपको एक एडवांस मिल चुका है, तो एक श्योरिटी हो चुकी है आपके बाद कि रिमेनिंग अमाउंट जो ये जो पर्सन है मैं हूँ, वो आपको 4 महीने बाद मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एडवांस आपके पास चले गया है। उसमें क्या मिल चुकी है, आपको सिक्योरिटी मिल चुकी है। आपके 2 फायदे हैं, उस एडवांस को कहीं यूज़ भी कर सकते हैं, और आपको ये सिक्योरिटी भी मिल चुकी है कि जी ये जो पर्सन है, चाहे प्राइस की रेट कितनी भी गिर चुकी हो, ये मुझसे 4 महीने बाद जो है इतने रुपए पे 100 रुपीज़ पर केजी पे खरीदना ही पड़ेगा, चाहे वो राइस की रेट जो 90 है चले जाए, चाहे 85 चले जाए, चाहे 80 चले जाए। आपको क्या मिल गई, एक सिक्योरिटी मिल गई। अब मुझे जो है, मैं एक बंधन में बन चुका हूँ, मुझे वो जो है 4 महीने बाद वो राइस आपसे परचेज करना ही पड़ेगा। इसको अपने बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये एडवांस जो मनी पे करते हैं इसको अपने बोलते हैं मार्जिन अमाउंट। एडवांस मनी एज एन आप बोल सकते हैं कि मैं एक लेमन लैंग्वेज के लिए समझाने के लिए, इजी लैंग्वेज के लिए मैंने ये यूज़ किया एडवांस मनी, बट इसको अपने मार्जिन अमाउंट बोलते हैं, राइट। अपने एडवांस मनी एडवांस मनी नहीं बोलेंगे, इसको अपने मार्जिन अमाउंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशनल वर्ड है। अगर आपको बोलना है कि जी इसका ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का कितना मार्जिन अमाउंट है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि एडवांस मनी कितना है, आप बोलेंगे मार्जिन अमाउंट कितना है। मार्जिन अमाउंट जो पहले कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जब डील हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा होता है सेलर और बायर के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहा होता है, राइट, उस टाइम दिया जाता है मार्जिन अमाउंट। एडवांस मनी दोनों एक ही बात है, बट मार्जिन अमाउंट उसी को ही कहते हैं। और रिमेनिंग मनी जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है वो पूरा हो जाता है, तब रिमेनिंग मनी जो है दी जाती है, उसको अपने बोलते हैं रिमेनिंग अमाउंट, राइट, या फिर बचा हुआ अमाउंट। सो आपको इतना समझ आ चुका होगा। यही चीज़ जो है आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर दीजिए। अब अपने चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे रिलायंस का जो है स्टॉक है ऑलरेडी ओपन है। एंड मान लीजिए रिलायंस के स्टॉक की जो प्राइस है अभी 2600 चल रही है, 2613 रुपीज़ चल रही है, बट अपने कह सकते हैं राउंड ऑफ में 2600 चल रही है फॉर मतलब इजी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अपने राउंड ऑफ में ले लेते हैं कि रिलायंस की जो प्राइस है 2600 चल रही है, और अपने दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी अपने दोनों के बीच में किसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? राइस का, क्योंकि आप फार्मर थे। अब यहाँ पे मान लीजिए आप स्टॉक होल्डर हैं। अब वो एसेट क्लास कुछ भी हो सकती है, मैंने एग्जांपल देने से पहले ही बोला था आपको, ये एसेट क्लास जो है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी गुड वो हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो गोल्ड हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, वो फॉरेक्स भी हो सकता है, वो ऑप्शंस भी हो सकता है, वो कोई मशीनरी भी हो सकती है। बट अपने जो स्टॉक मार्केट में जो है वो स्टॉक्स का ही लेन देन होगा, और किसका होगा? तो अपने स्टॉक्स का यही एग्जांपल स्टॉक पे अप्लाई कर देते हैं। सो मैं इसको एक बार ये वॉच लिस्ट को हटा देता हूँ, मैं जूम इन कर देता हूँ इसको थोड़ा सा,
ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ट्रेडिंग पैनल में जाके डीमैट अकाउंट की मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन नहीं दी है, सो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट स्टोरी समझने के लिए बेसिस पे ये मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। सो कैसे होता है कैसे नहीं होता वो एक अलग बात है। इसके लिए आपको एक अपने जो डीमैट अकाउंट में F&O जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो सेक्शन है वो एक्टिवेट भी कराना पड़ता है। ऐसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाया और जैसे स्टॉक ट्रेड करते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर इसमें मैंने डाल दी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा टॉपिक थोड़ा सा, राइट। वैसे देखा जाए तो एडवांस मनी जो है वो दिया जाता है, राइट। अब मान लीजिए जो है आप जो है ये जो सेम एग्जांपल है अपने स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर देता है। अब मान लीजिए आप रिलायंस शेयर्स के जो है होल्डर हैं, रिलायंस स्टॉक के होल्डर हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट बेचा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट जो है बेचा, क्यों बेचा कि 1 महीने बाद, वहाँ पे कितने महीने की एग्जांपल ले रहे थे, वहाँ पे 4 महीने की एग्जांपल ले रहे थे, बट स्टॉक मार्केट में लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 1 मंथ कि 1 महीने का एग्जांपल ले रहे हैं। 4 महीने का वहाँ पे क्यों एग्जांपल ले रहे थे, वो एक समझाने के लिए कि क्रॉप जो है रेडी होने में 4-5 महीने लगते हैं, तो मैंने 4 महीने का एग्जांपल लिया। यहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अलग अलग डेट्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आप 1 महीने बाद की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, 2 महीने बाद की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, 3 महीने बाद तक की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अभी से लेके 1 महीने बाद तक की, अभी से लेके 2 महीने बाद तक की, अभी से लेके 3 महीने बाद तक की, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, 1 महीने बाद वाला करना है, आपको 1 महीने बाद वाला परचेज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको 2 महीने बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको 3 महीने बाद वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। सो फॉर दिस वीडियो, फॉर इस एग्जाम्पल के लिए अपने 1 महीने का लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए आपने 1 महीने का लेन देन कर रहे हैं, राइट। 1 महीने का अपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मुझे ये लगता है कि 1 महीने बाद जो है रिलायंस का स्टॉक का प्राइस जो है बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तभी मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। वो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट जो है परचेज कर लिया, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, और आपको ये लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक जो है 1 महीने बाद गिर जाएगा। रिलायंस का जो है स्टॉक जो है 1 महीने बाद गिर जाएगा। मुझे क्या लग रहा है, बढ़ जाएगा रिलायंस का स्टॉक, और आपको क्या लग रहा है, गिर जाएगा। तो अपन ने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रिलायंस के स्टॉक्स का, और ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो ये 1 स्टॉक का, 2 स्टॉक का, या फिर 1 शेयर का, 2 शेयर का, 5 शेयर का, 10 शेयर्स का नहीं होता, ये बंचेस ऑफ शेयर्स का होता है, एक बास्केट होती है। वो बास्केट का साइज़ क्या होता है, कहाँ से देखना होता है, NSE की वेबसाइट में होता है, वो प्री डिफाइंड होता है। उसके बारे में अपने अगली वीडियो में बात करेंगे कि NSE की वेबसाइट कैसे चलाते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसमें क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या फ्यूचर की जो है चेन दे रखी है, क्या क्या और भी है, ऑप्शन से रिलेटेड भी रहता है। बट मैंने जैसे बताया कि ऑप्शंस अभी अपने डिस्कस नहीं करेंगे, तो जो फ्यूचर है उसके बारे में अपने अगली वीडियो के बारे में अगली वीडियो में जो है बात करेंगे कि वो उसका बास्केट साइज़ क्या होता है, कैसे अलग अलग स्टॉक्स का बास्केट साइज़ जो है देखा जाता है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे आपने फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया था तो 1 किलो चावल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसे कौन ही करेगा। 2 किलो चावल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपके पूरे फार्म के चावल्स का, मतलब फार्म के राइसेस का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जितने भी उसमें राइसेस क्रॉप जो है ग्रो हो रही है, चावल जो है ग्रो हो रहा है, तो उसका पूरे का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो 100 kgs हो सकता है, वो 1000 kg हो सकता है, वो 10,000 kgs हो सकता है। 1 किलो चावल का थोड़ी कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वैसे ही इसमें जो है एक स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, 2 स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, 3 स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसमें बास्केट्स ऑफ स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बास्केट मतलब एक बंच में स्टॉक मिलते हैं, वो हो सकते हैं 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं। हर एक कंपनी का अलग अलग बास्केट होता है, और सारी कंपनीज में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं होता है, डेरिवेटिव्स में जो है ट्रेड नहीं होता है। वो भी जो कंपनीज में जिनमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है वो चुनिंदा कंपनीज हैं। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस समझ लीजिए, लिख लीजिए, आपको नहीं पता चल रहे हैं तो वैसे ये नॉर्मल रूल है। 2-3 बार इसके बारे में देखेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा, याद हो जाएगा। और इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन देन यू कैन, राइट। सो बहुत सारे सभी जो है कंपनीज हैं उनका फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट का डील नहीं होता है। कुछ कुछ कंपनीज है NSE के खुद के पैरामीटर्स हैं कि किन में होना चाहिए, किन में नहीं होना चाहिए, उनके
अभी इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे अपने कि किन की कंपनीज़ में होना चाहिए, किन की कंपनीज़ में नहीं होना चाहिए, या फिर किन की कंपनीज़ में होता है, उनके क्या पैरामीटर्स हैं, वो क्या देखते हैं कि किन कंपनीज़ में वो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। वो बहुत अपने आप में वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। बट एनएससी ने अपने आप प्री डिफाइन कर रखा है अपना बास्केट साइज़, और प्री डिफाइन कर रखी है कुछ 150 से करीब कंपनीज़ हैं जिनके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है। अब स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने बताया कि समथिंग अराउंड 5000 कंपनीज़ है जो कि बीएससी में लिस्टेड है, और एनएससी में समथिंग अराउंड मोर देन 2000 कंपनीज़ है। मुझे वापस जो नंबर था मैं भूल चुका हूँ, वीडियो तो बनाई थी बट नंबर कौन याद रखता है और क्यों ही याद रखना है, राइट। सो जिन कंपनीज़ में अपने ट्रेड करते हैं, जिन कंपनीज़ को अपने जानते हैं, बस उनको ध्यान दीजिए स्टॉक मार्केट में, राइट। और तो बहुत सारी कंपनीज़ है, तो 2000 कंपनीज है एनएससी में, 5000 है बीएससी में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एनएससी में, ऐसे नहीं है कि 2000 कंपनीज में जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होता है, ऐसा नहीं है। वो चुनिंदा कंपनीज है, कुछ सेलेक्टेड कंपनीज है जिनमें ट्रेड होता है। वो कौन कौन सी कंपनीज है अपने अगली वीडियो में एनएससी की वेबसाइट पर जाके देखेंगे, और उसके फ्यूचर्स की एक्सपायरी डेट्स भी देखेंगे कि 1 महीने बाद कब ये एक्सपायर होने वाला है, कब अपने को जो है मार्जिन अमाउंट दे के रिमेनिंग अमाउंट जो है कब देनी है। 2 महीने बाद की डेट देखेंगे, 3 महीने बाद की, सब कुछ चेकआउट करेंगे। बट जो है मान लीजिए रिलायंस का जो है अपन ने कॉन्टैक्ट किया, मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया कि 1 महीने बाद जो है रिलायंस का जो है स्टॉक जो है मैं आपसे परचेज करूँगा एक लॉट साइज में, राइट। अब मान लीजिए 1 महीने बाद जो है रिलायंस की स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ के हो जाती है 3000 या फिर 2800 हो जाती है, राइट। तो आप क्या मुझे जो रिलायंस का स्टॉक है 1 महीने बाद 2800 में देंगे? नहीं। क्यों नहीं देंगे? अभी की प्राइस क्या है 2600। तो मुझे आपको मुझे जो है रिलायंस का स्टॉक जो है 2600 में देना पड़ेगा, क्योंकि यही अपना कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेरा क्या हुआ? फ़ायदा हो गया। अब इससे मेरा फ़ायदा कैसे हुआ? मैंने आपसे 1 महीने बाद जो है इसकी प्राइस जैसे अपने मार्क कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये बढ़ के हो जाती है 3000, एक राउंड ऑफ में रख देते हैं नंबर, और 3000 हो जाती है, राइट। अभी क्या चल रहा है? अभी 2600 चल रहा है, राइट। ये बढ़ के हो जाती है 3000। आप 1 महीने बाद मुझे किस रेट पे देंगे रिलायंस के स्टॉक? 2600 में मुझे बेचना पड़ेगा, सेल आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने दोनों का बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब मान लीजिए 3000 हो चुकी है, मैं आपसे जो परचेज करता हूँ रिलायंस का स्टॉक 2600 में करता हूँ, और मैं मार्केट में जो है जाके 3000 में सेल कर देता हूँ। यही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यही तो कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके क्या फ़ायदे, क्या हानि है, क्या नुकसान है, ये अपने आगे देखेंगे। ये सब इतना लंबा प्रोसेस क्यों बनाया लोगों ने? ये लेवरेज के लिए बनाया है। ये लेवरेज को क्या है, कैसे काम करता है, ये अपने आगे देखेंगे। बट मेरा क्या हुआ? इसमें फ़ायदा हो गया। क्यों? क्योंकि अपने ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 महीने बाद जो है रिलायंस का स्टॉक जो है आपको मुझे 2600 पे देना पड़ेगा, चाहे उसकी प्राइस जो है 3000 ना हो के 10000 भी हो चुकी हो, बट मुझे आपको 2600 पे ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब मान लीजिए यहीं ये प्राइस जो है गिर के 2300 पे हो जाती है, 2300 पे हो जाती है, 1 महीने बाद गिर के 23 पे हो जाती है, यहाँ पे ये टच कर जाती है। तो क्या आप मुझे 2300 पे बेचेंगे, सेल आउट करेंगे? नहीं, मुझे आपको 2600 ही देने पड़ेंगे, जबकि वही सेम स्टॉक 2300 में मार्केट में अवेलेबल होगा। वही सेम स्टॉक 2300 मार्केट में अवेलेबल होगा, 2300 पे मार्केट में अवेलेबल होगा, बट मुझे जो है आपको 2600 देने पड़ेंगे उस स्टॉक के। क्यों? क्योंकि अपने दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट ये हो चुका है कि 1 महीने बाद जो है आपको देने पड़ेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इतना कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आ रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीने बाद इसकी प्राइस जो है गिर जाएगी, एंड मैं सोच रहा हूँ अगेन 1 महीने बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। कोई कॉन्फ्लिक्ट है मार्केट में, कॉन्फ्लिक्ट है तभी तो बायर सेलर्स जो है एक प्राइस पॉइंट पे एग्री करते हैं। कोई सेल कर रहा है तो ये सोच रहा है कि बाजार जाएगा नीचे, और कोई बाय कर रहा है तो सोच रहा है कि ये स्टॉक जाएगा ऊपर, पर जीतेगा तो कोई एक ही ना। कॉन्फ्लिक्ट तो है उनके दोनों के ओपिनियन में, बट जीतेगा तो विन तो कोई एक ही करेगा ना। वैसे ही ये जो है फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप ये सोच रहे कि इस रिलायंस की स्टॉक के नीचे चली जाएगी, मैं ये सोच रहा हूँ रिलायंस की स्टॉक की प्राइस जो है ऊपर चली जाएगी, राइट। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। और
अगली वीडियो में अपने देखेंगे कि एनएससी की वेबसाइट पे कैसे एक्सेस करते हैं और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट कैसे मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, बास्केट साइज़ क्या है, ये सब चीज़ें आप अपने डीमैट अकाउंट से भी कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट का भी एक्सेस एक बार ओपन करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे डीमैट अकाउंट में सब कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। बट एक बार एनएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पे सारी जो है कंपनीज़ का अपने को डेटा मिलेगा एक मतलब आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। सो अपने कल जो है एनएससी की वेबसाइट देखेंगे, इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इसमें लेवरेजिंग का क्या रोल रहता है, ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में अपने ने ओनली स्टोरी के बारे में समझा था कि ये लोग क्यों करते हैं और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके क्या प्लस एंड माइनसेस हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। राइट, सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अपने जो है बचा हुआ जो टॉपिक है इसके अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।